आज हम इंडिया के सबसे बड़े स्कैंडल के बारे में बात करने वाले हैं। सोचो, एक ऐसा स्कैंडल जिसके अंदर जो भूटान जैसी जो कंट्री है उसकी 4 गुना जीडीपी जितना स्कैंडल, जिसके अंदर अराउंड 91,000 करोड़ रुपए इन्वॉल्व थे। ये ऐसा स्कैंडल था जिसने पूरे नेशन को हिला के रख दिया था। ये था आइलैंड एफएस का स्कैंडल। On to the latest in the Island FS case, where we now have the first arrest. The former chairman of the debt-ridden group, Harishankaran, has been held. Two former top executives of ILNFS, Arun K. Saha and K. Ramachand, have been arrested by the Enforcement Directorate. आइलैंड एफएस का बहुत बड़ा रोल था नेशन बिल्डिंग के अंदर। काफी सारे प्रोजेक्ट ये ऐसे काम कर रहे थे, एनर्जी से लेकर रिन्यूएबल पावर, इन सब के ऊपर बड़े बड़े जितने इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट होते हैं उनके ऊपर ये लोग काम करते थे। ठीक है, फाइनेंसिंग भी करते थे, खुद भी ऑपरेट करते थे ये लोग। ये डेवलपमेंट में इतने पागल हो गए थे, इतने फंडिंग उठा रहे थे, इतना लोन उठा लिया था कि इन्हीं की जो इमारत है उसको उस लोन ने, क्योंकि इतना लोन हो गया था इसके ऊपर, उसको संभाल ही नहीं पाए, उतना रेवेन्यू ही नहीं जनरेट कर पाए जिसने इनको खत्म कर दिया। तो मेन मुद्दा ये है, ये जो पैसा था 91,000 करोड़, ये आया कहां से इनके पास? कहां से आएगा? सोचो भैया, बैंक से। ठीक है, एसबीआई, पीएनबी, और इनमें किसका पैसा है? अब आप लोग समझदार हो, खुद समझ जाना। ठीक है, तो यहां से इन्होंने 91,000 करोड़ उठाए और इसके ऊपर इन्होंने इतना लोन कर लिया अपने ऊपर। एक समय ऐसा आया, इन्होंने जैसे ही डिफॉल्ट करा, लोगों में सनसनी फैल गई और पता चला कि भैया आइलैंड एफएस खतरे में है। लेकिन ऐसा हुआ क्यों, उसको समझते हैं। देखो यार, क्या होता है कि जब आपके जो प्रोजेक्ट होते हैं, ठीक है, आप उसको बिना सोचे समझे, बिना वायबिलिटी चेक करे उसके अंदर घुस जाओगे तो क्या होगा? यही तो चीज़ होगी। उन्होंने मतलब वही है कि मैं ये तो नहीं बोल सकता कि उनको चलाना नहीं आता था, बट द पॉइंट इज कि उनके पास वायबिलिटी नहीं थी कि किस तरीके से चलाना है, किस तरीके से रेवेन्यू जनरेट करना है। जो हम डेट उठा रहे हैं क्या उसको हम सर्विस कर पाएंगे, उस तरीके से सोचा ही नहीं, जिसकी वजह से ये डिफॉल्ट करना स्टार्ट करा और ये इतना बड़ा कोलैप्स हो गया। तो ये जब कोलैप्स हुआ, जब इन्होंने डिफॉल्ट करा, उससे पहले की अगर मैं बात करूं तो समझो एक चीज को, कभी भी डिफॉल्ट होता है ना तो एकदम से नहीं होता, कहीं ना कहीं चीजें पहले से पता होती है। ठीक है, मैनेजमेंट को भी पता होगी और कहीं ना कहीं ये भी इल्जाम लगाया जाता है कि ऑडिटर को भी चीजें पता थी। ठीक है, वो भी इन्वॉल्व था। तो यहां पर जो चीजें थी वो पता थी कहीं ना कहीं पीछे भी। ठीक है, लेकिन अगर चीजें पता थी तो क्या करना था भैया? अगर आपका लॉस हो रहा है, अगर आप बिजनेस नहीं चल पा रहा है, तो या तो आपके अगर असेट्स है तो इसको इंपेयर करो, अगर आपने कुछ लोन्स दे रखे हैं आगे तो उसको इंपेयर करो, है ना, और अपने पीएनएल में हिट ले लो। लेकिन भाई साहब ने नहीं करा। क्यों नहीं करा? क्योंकि इनको लग रहा था, क्या लग रहा था कि हम पहले भी वीडियोस में बात कर चुके, जो पहले फ्रॉड वाली हमने बनाई थी, कि भाई साहब को ये लग रहा था कि हम टर्न अराउंड कर देंगे फ्यूचर के अंदर, और इन्होंने क्या करा? मैनिपुलेट करना स्टार्ट करा और इंपेयर नहीं करा। पीएनएल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बहुत बढ़िया बढ़िया दिखने लगा। यहाँ पे जो उनकी मेन जो आइलैंड एफएस जो मेन कंपनी थी, काफी सारी इनकी सब्सिडरीज तो लिस्टेड थी, लेकिन जो मेन कंपनी थी वो लिस्टेड नहीं थी। ठीक है, तो जो सब्सिडरी कंपनी उसके तो प्राइस, जो शेयर प्राइस है वो नीचे आने लगे, लेकिन आइलैंड एफएस जो थी वो लिस्टेड नहीं थी। तो यहां पर क्या था, मैनेजमेंट का थॉट प्रोसेस ये था कि ठीक है यार, जो देखो वहां पे शेयर प्राइस को तो जो हम पहले भी स्कैंडल में बात कर चुके, कहीं ना कहीं एक मैनेजमेंट जो होता है वो देख नहीं सकता अपने शेयर प्राइस को गिरता हुआ। लेकिन यहाँ पे जो मेन जो कंपनी थी आइलैंड एफएस, वहां पर क्या था, मैनेजमेंट ये सोच रहा था कि अगर मैं पीएनएल में हिट लूंगा तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मेरी बैलेंस शीट पे इंपैक्ट आएगा और मेरे को लोन नहीं मिलेगा। ठीक है, लोन नहीं मिलेगा, इसलिए उसने क्या करा, पीएनएल में इंपैक्ट ही नहीं लिया उस चीज का। और ये जो मैनेजमेंट भी जो था, ये क्या था, एक मतलब एक होता है ना कि यार एक थॉट प्रोसेस के साथ, यार मैं अपनी कम्युनिटी में ये नहीं दिखा सकता कि यार मैं इतना बेकार बिजनेस कर रहा हूँ। अगर वो उन सब चीज़ों को चलते हुए उन्होंने क्या करा, ये चीज़ नहीं दिखाई अपने फाइनेंशियल के अंदर, और एकदम से ये कोलैप्स निकल के आया। इसके अंदर क्या क्या मैनिपुलेशन करी थी, तो एक काम करते हैं, आप लोगों को मैं ले चलता हूं स्क्रीन की तरफ और दिखाता हूं फाइनेंशियल के अंदर, क्योंकि रीस्टेटेड फाइनेंशियल भी फाइल हो गए हैं 2023 के अंदर। ठीक है, तो जो पुराने जो फाइनेंशियल थे वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, ओरिजिनल वाले, और जो न्यू वाले जो फाइनेंशियल वो भी मैं आपको दिखाऊंगा और दिखाऊंगा क्या क्या फर्क था और कहां कहां पे इन्होंने चीजें करी थी। और जो हमारी जो मेन कंपनी है आइलैंड एफएस, जो मेन पेरेंट कंपनी है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, और सभी मेजरली सभी कंपनी के अंदर छोटा मोटा कुछ इसी तरीके से कर रखा था, जितनी सब्सिडरीज थी। और ये जो 91,000 करोड़ का जो लोन है, ये काफी सारी सब्सिडरीज के अंदर ले रखा था, सब्सिडरीज प्लस पेरेंट के अंदर। तो पेरेंट के अंदर अराउंड 10,000 करोड़ 11,000 करोड़ के अराउंड का लोन था, बाकी सब बाकी सब्सिडरीज के अंदर था। ठीक है, तो आपको स्क्रीन की तरफ ले चलता हूं और समझाता हूं कहां कहां पे क्या क्या कर रखा था। तो मैंने यहाँ पे रीस्टेटेड जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो खोले हुए हैं, जिसके अंदर आपको ओरिजिनल और रीस्टेटेड, या रीस्टेटेड यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो एक्चुअल फिगर होनी चाहिए थी और जो फिगर प्रेजेंट करी थी
वो यहाँ पर आपको दिखेगी। ठीक है, यहाँ पे इस अकाउंटिंग पॉलिसी के अंदर मतलब बिफोर डिस्कसिंग अकाउंटिंग पॉलिसी कंपनी का जो अभी जो उसके अंदर जो IL&FS का जो केस वेस हुआ था वो सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करा हुआ है। ठीक है, वो सारी चीज़ें बताई हुई है और ये बताया हुआ है कि जो न्यू बोर्ड है वो कंस्टिट्यूट हुआ है। ठीक है, तो ये सारे लोग आए हैं। ठीक है, पुराने जो बंदे हैं उनको निकाल दिया गया, वो सारी चीज़ों के बारे में लिखा हुआ है और ये सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस करी हुई है। अगर आपको रीड कर रहा है मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप जाके रीड कर सकते हैं। उसके बाद आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी आ गई कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर फॉलो करी हुई है। ठीक है, तो इसको आपको रीड करना हो कर लेना, 106 पेज का ये। ठीक है, तो हम मुद्दे पे चलते हैं कि हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ठीक है, यहाँ पर IL&FS जो मेन जो पेरेंट कंपनी है ये उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है या उसके फाइनेंशियल हम यहाँ पर खोल के बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर 2 साल के फिगर आ रही है 2017 जो ओरिजिनली यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो ओरिजिनली हुई थी उस समय पे दी गई थी और जो 2018 के अंदर ओरिजिनली दी गई थी। और रिकास्ट क्या है, यानी कि जो एक्चुअल फिगर होनी चाहिए थी। तो देखो जैसे रेवेन्यू है, ठीक है, ये मिलियंस इन रुपीज मिलियन है ना, होना चाहिए था 1116 करोड़ का टर्नओवर और दे रखा है 1789 करोड़ का टर्नओवर। ठीक है, तो ये मिलियंस में, तो इसलिए मैं करोड़ में आपको कन्वर्ट करके बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है, 6000 करोड़ के अराउंड का रेवेन्यू ज्यादा बुक करा हुआ है, इन्फ्लेटेड बुक करा हुआ है। तो यहाँ पर क्या हुआ था मैं आपको बता देता हूँ ऐसे कि जैसे अब क्या है, यहाँ पर कुछ NPA भी थे, है ना, जो लोन जो इन्होंने दे रखे थे वो NPA लोन थे कुछ। ठीक है, जिसके ऊपर इन्होंने कुछ इनकम बुक करी हुई थी जो कि इनकम बुक नहीं होनी चाहिए थी उसके ऊपर। ठीक है, जो लोन दिया हुआ है क्यों बुक नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि वो NPA में क्लासीफाई हो जाएंगे। अभी इन्होंने नॉर्मली क्लासीफाई करे हुए ओरिजिनल के अंदर, तो जब ये रिकास्ट जब करेंगे तो उसके अंदर ये NPA के अंदर क्लासीफाई हो जाएंगे। अगर NPA में क्लासीफाई हो जाएंगे तो उसकी आप इनकम रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, तो इसलिए रिवर्स करा हुआ है। तो यहाँ पर भी सेम आप देखोगे, लास्ट ईयर भी ऐसी कुछ था, तो यहाँ पर भी रिवर्स कर दिया, 7700 करोड़ के अराउंड का जो नंबर है उसको रिवर्स कर दिया। ठीक है, सेम ऐसी ही आप देखोगे अदर इनकम सेम है, अदर इनकम में कोई धूलबाजी नहीं करी हुई। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस ज्यादा दे रखे थे, कम है यहाँ पर। फाइनेंस कॉस्ट सेम ही है, यानी कि जो बोरिंग्स है, अगर हम अभी बैलेंस शीट में भी देखेंगे बोरिंग्स इन्होंने सेम दिखा रखी है। यहाँ पे फाइनेंस कॉस्ट यानी कि जो उसके ऊपर इंटरेस्ट कॉस्ट है वो भी सेम ही है। ठीक है, ओपेक्स में थोड़ा बहुत फर्क आ रहा है, डेप्रिसिएशन उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं आ रहा। यहाँ पर जो मेन जो फर्क है वो है प्रोविजन कंटीजेंसी एंड राइट ऑफ। आप देख रहे हो यहाँ पर, मतलब इन्होंने कुछ भी नहीं बनाया था यार, प्रोविजन कुछ भी नहीं बनाया था। एक्चुअल जो ओरिजिनल जो फाइनेंशियल है उसमें कुछ भी प्रोविजन नहीं बनाया, लेकिन एक्चुअल में कितना बनाया देखो। इसकी वजह से इन्होंने प्रॉफिट जो रिपोर्ट कर रखा था वो कर रखा था 3324 मिलियन का। यहाँ पर जो एक्चुअल जो था वो नेगेटिव था, वो भी 73,931 लॉस। ठीक है, मिलियन का, रुपए मिलियन का। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है, मतलब इतना जो मेन जो हुआ है वो इसी वजह से हुआ है। यहाँ पे जो रेवेन्यू का था वो भी थोड़ा बहुत इंपैक्ट था, लेकिन यहाँ पर आप ये देख रहे हो जो राइट ऑफ जो होने चाहिए थे इन्होंने राइट ऑफ ही नहीं करे। 2018 में भी सेम यही था और 2017 में भी थोड़ा बहुत ऑलमोस्ट यही था, ठीक है, लेकिन मेजरली 2018 के अंदर था। तो यहाँ पर अगर मैं देखूंगा तो इसको, ये हमने P&L की बात करी, यहाँ पर P&L की तो ये बात हो गई। यहाँ पर अगर मैं बैलेंस शीट में जाऊं तो बैलेंस शीट में आप देखोगे असेट्स जो है वो तो इन्होंने सेम ही दिखा रखे हैं। मतलब इन्होंने देखो ये, अगर मैं यहाँ पर देखूं, ठीक है, करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म, देखो सारे सेम ही आ रहे हैं। ये ओरिजिनल है, ये वाली ओरिजिनल है और ये वाली रिकास्ट है। ठीक है, ये ओरिजिनल और ये रीस्टेटेड है, और ये यहाँ पर ओरिजिनल और ये रिकास्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ओरिजिनल के अंदर और जो रिकास्ट के अंदर जो फिगर है एसेट्स की वो ऑलमोस्ट सेम है। मैं ये नहीं कह रहा सारी सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, मतलब ज्यादा इंपैक्ट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ देखो एक 2,05,000, ठीक है, 205,871 मिलियन का है और यहाँ पे 194,411 मिलियन का है, तो ज्यादा कोई फर्क आया नहीं। तो मेन जो फर्क आया, इन्होंने क्या करा है, जो प्रोविजंस जो बनाया वो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पे क्रिएट कर दिया। यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म जो प्रोविजन है जो था 10492 का, अब हो गया 689391 का। ठीक है, तो इन्होंने प्रोविजन क्रिएट कर दिया। यहाँ पे 375 का था, यहाँ 39136 का प्रोविजन हो गया, जो कि पहले प्रॉफिट दिखाई दे रहा था यहाँ पे, ठीक है, 69501 का, ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर प्रॉफिट दिखाई दे रहा था, अब वो लॉस दिखाई दे रहा है 43307 का। ठीक है, तो सेम ऐसे ही लास्ट ईयर के अंदर भी है, ठीक है, और इस साल के अंदर भी है। तो इन्होंने क्या करा, इसका मतलब इससे हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं प्रोविजंस जो, मतलब यहाँ पर क्या है कि जो भी मेरा असेट्स थे, ठीक है, उसके ऊपर प्रोविजन क्रिएट कर दिया गया। ठीक है, तो प्रोविजन क्रिएट करके क्या हुआ, जब इसके ऊपर प्रोविजन क्रिएट करा गया तो यहाँ पर जो मेरा जो लॉस है, ठीक है, वो मेरा बढ़ गया, और ये जो लॉस है ये यहाँ रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर यहाँ पर आपका रिफ्लेक्ट कर रहा है, और ये यहाँ से प्रोविजन यहाँ पर क्रिएट हो गए जो कि मेरे लॉस के रूप में है। ठीक है, आपको मैं एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ, जो कि आपने अगर आप शेयर मार्केट के अंदर आपने अगर थोड़ा बहुत भी काम करा होगा तो आपको पता होगा कि आप कैश फ्लो को, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है ना, आपने सुना होगा कि जो कैश जो होता है वो एक्चुअल मतलब कंपनी की चीज रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पर देखो
अगर मैं देखूं यहाँ पर प्रोवाइडेड, वो कैसा नहीं है कि बैंक का बैलेंस ही मतलब ऊपर नीचे कर दे, जैसे सत्यम के केस में हुआ था। सत्यम के केस में तो क्या हुआ था, बैंक का बैलेंस ही उल्टा सीधा लिखा हुआ था। तो यहाँ पर क्या है, बैंक का बैलेंस इन्होंने सही रखा हुआ है। तो बैंक का बैलेंस सही रखा हुआ है तो उसकी वजह से देखो जो नेट ऑपरेटिंग एक्टिविटी की जो नेट कैश यूज आ रहा है इसके अंदर, आपको समझ में आ रहा है कि ये सेम ही है। यहाँ पे ये ऊपर नीचे फिगर हो जाएंगी यहाँ पर, लेकिन नेट कैश जो यूज है ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर वो सेम ही है। इसका मतलब कैश फ्लो झूठ नहीं बोल सकता। समझ में आ रहा है आपको, कैश फ्लो झूठ नहीं बोल सकता। इससे हमें ये चीज समझ में आती है यहाँ पर कि भैया कैश फ्लो जो है वो सही रिप्रेजेंट करेगा अपनी जो पिक्चर होगी। तो यहाँ पर क्या है, कैश फ्लो ने बहुत जो अपनी पिक्चर है यानी कि जो अमाउंट है वो कैश फ्लो से नहीं छुपाया जा सकता, कैश फ्लो से नहीं छुपाया जा सकता। तो यानी कि कैश जो है वो सही अमाउंट बोलेगा। यहाँ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में देखो ये भी सेम आ रहा है और यहाँ पे जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी आ रही है वो भी सेम ही आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ ऊपर नीचे की फिगर बदल जाएगी क्योंकि मेरा जो पहले प्रॉफिट था यहाँ पे 3324 का, अब यहाँ पे मेरा लॉस है, तो इसकी वजह से फिगर्स ऊपर नीचे हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली मैं देखूं तो मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी चेंज नहीं हुई है, क्योंकि मेरा अल्टीमेटली जो इन्वेस्टर होता है वो कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना पैसा आया गया है ना, इन्वेस्टिंग से कितना आया, तो ये सारी चीजें रिप्रेजेंट करती है। तो ये इन्वेस्टर जो होता है ये अल्टीमेटली ये चीज देखता है कि इसके ऊपर क्या इंपैक्ट आ रहा है। तो ये चीज झूठ नहीं बोल सकती कि हाँ यार यहाँ पर तो उस समय पे भी लॉस आ रहा था और वो भी काफी बड़ा लॉस आ रहा था। तो कोई भी जो इन्वेस्टर होगा, कोई भी जो बंदा होगा जो फंड दे रहा है, वो यहां से समझ गया होगा कि भैया कुछ ना कुछ कंपनी के अंदर दिक्कत है ना, ठीक है। प्रोवाइडेड उसका मतलब ऑब्वियसली नॉट ओनली दिस, कोई मतलब बट इसके अंदर कोई डीप डाइव करेगा तो चीजें समझ जाएगा। तो ये चीजें होती है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर जो अभी हमने देखी, अब मैं आपको ये दिखाता हूं कि अल्टीमेटली जो मेरा इंपैक्ट है, ठीक है। अगर मैं आपको इंपैक्ट दिखाऊं तो ये पेज नंबर 26 के ऊपर दिया हुआ है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की रिको दी हुई है, ठीक है। तो जो ओरिजिनली जो मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो रिपोर्ट करा गया था वो 5843 मिलियन का नंबर था और जो होना चाहिए था वो कितना होना चाहिए था, 75301 नेगेटिव, ठीक है। तो ये नंबर होना चाहिए था। तो क्या क्या इंपैक्ट आया उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, अगर आपको याद हो, मतलब हमने बात करी थी प्रोविजन एंड कंटीजेंसीज का मेन अकाउंट नंबर था, ठीक है। तो वही सारी आपको यहाँ पे चीजें नजर आ रही है कि भैया जो स्टैंडर्ड असेट्स थे उसको एनपीए में क्लासिफाई कर दिया था, ठीक है। कितने अमाउंट का, इतने अमाउंट का, ठीक है। रिवर्सल ऑफ इनकम ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ मतलब जो भी याद होगा आपने बात करी थी रेवेन्यू के अंदर जो रेवेन्यू जो रिवर्स हो रहा था, जो रेवेन्यू माइनस हो रहा था, उसकी यहाँ पे बात करी हुई है कि कितना उसकी वजह से इंपैक्ट आया, वो यहाँ पे नंबर लिख दिया गया, ठीक है। उसके बाद मतलब उसके बाद अगेन सेल्फ रिवर्सल ऑफ इनकम ड्यू टू 100% प्रोविजन ऑफ इनकम सेल्फ फंडेड बाय आइलैंड एफएस, उसका अमाउंट यहाँ पे लिख दिया गया। तो यहाँ पर उस तरीके से ये सारे के सारे जो चीजें हैं जो भी इसके अंदर कंपनी ने जो भी चीजें थी जो रिपोर्ट नहीं कर रखी थी ठीक से, वो यहाँ पर अब रिपोर्ट कर दी गई है और उसकी वजह से मेरा जो इंपैक्ट आ रहा है वो 75301, जो कि अभी हमने पीएनएल में देखा था कि हमारा जो लॉस का जो नंबर था वो ये था और पहले जो रिपोर्टेड जो नंबर था वो ये था, ठीक है। तो ये इस तरीके से यहाँ पे रिको बना के दे रखे बढ़िया तरीके से। तो जो ये आइलैंड एफएस ने जो लोन ले रखा था 91,000 करोड़ का, जब इसके ऊपर डिफॉल्ट करा, मतलब कुछ लोन्स के ऊपर जब डिफॉल्ट करा और कुछ सीरीज ऑफ इवेंट हुए, तो गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कंट्रोल ले लिया और बोर्ड को बोला चलो भाई निकलो तुम लोग, और नए बोर्ड को वहां पर लाके रख दिया जो उसको ऑपरेट करेंगे आइलैंड एफएस को। अब से कुछ इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी अपॉइंट करी गई जिसने ये चीज देखी कि कितने का फ्रॉड था, क्या फ्रॉड था, वो सारी चीजें जो अभी हमने देखा भी सही स्क्रीन के ऊपर कि 2023 के अंदर जो है ये हमारी फाइनेंशियल जो फाइल हुए थे वो कैसे हुए, सारी चीजें आइडेंटिफाई इन सब चीजों के बाद ही, है ना। तो मतलब द पॉइंट है उसके अंदर तो मेजरली क्या रहता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट का रोल रहता है, लेकिन यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने चीजों को आइडेंटिफाई करा, फ्रॉड को डिटेक्ट करा, वो सारी चीजें भी करी। सारी चीजें कंक्लूड करने के बाद लगा कि हायर ऑडिटर के ऊपर भी कुछ चार्जेस लगाए गए और जो एग्जीक्यूटिव्स थे उनके ऊपर भी कुछ चार्जेस लगाए गए इस केस के अंदर। मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ आपकी स्क्रीन के सामने जो ये कोट आ रहा है ये किसने बोला था और किस फ्रॉड के अंदर ये चीज लाइन बोली गई थी। इसी तरीके की स्टडी के लिए लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।